वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज आ गए हैं हमारे साथ विदेशी भाई साहब, बनिया तो है ही यहाँ पे। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के इलेक्शन के बारे में। जैसे आप जानते ही हैं कि हमें ट्रम्प भैया जो हैं वो अभी एक क्या बोलते हैं उसे विदेशी भाई साहब, हाँ सॉरी, वो डिबेट किए हैं। काफ़ी खराब गया है डिबेट, बताएं नहीं तो। अलग बात है कि ये दूसरा डिबेट है ट्रम्प भाई साहब का। बाइडन भाई साहब तो रेस से आउट हो चुके हैं, उनकी छुट्टी बिटिया आई है कमला। कमला को अब कमला को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मोमेंटम मिल गया है और आने वाला टाइम में अब मुझे तो यही लग रहा है कि कमला जीत जाएगी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। डेमोक्रेट का एक जो मशीनरी है वो पूरा पीछे लग गया है। आई थिंक इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म प्ले मेरे हिसाब से, जो पूरा दिमाग से खेला जा रहा है यहाँ पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगता है कि जिसके बारे में आज बात भी करेंगे कि कैसे कुछ लूप होल्स है जिसकी वजह से यूएस इलेक्शन डेमोक्रेट लीनिंग होने वाला है रादर देन ट्रम्प लीनिंग। और जो थर्ड है उसमें हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या है यूएस इलेक्शन का इंडिया के ऊपर, कि ट्रम्प बाबू आते हैं तो क्या होगा, कमला दीदी आती है तो क्या होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे जो हमारे लोकल इलेक्शन है, क्या 3 में 3 हार रही है बीजेपी। उससे पहले हम आ जाते हैं ट्रम्प बाबू और कमला दीदी के डिबेट के ऊपर। विदेशी भाई साहब क्या राय है, कहाँ जा रही है हवा? देखो, जब तक बाइडन थे तब तक ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प बहुत ही आगे है। पर बाइडन जैसे ही कमज़ोर हुए और उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं लड़ने वाला नहीं हूँ इलेक्शन, और कमला दीदी को आगे कर दिया। सो कमला दीदी ने पूरा इलेक्शन फ्लिप कर दिया है। सो उसके लिए आपको समझनी होगी जो लास्ट डिबेट थी उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। सो लास्ट डिबेट में जो कमला दीदी ने बोला कि जो, क्योंकि जब जो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ना, आपने 4 साल में क्या किया, तो कमला दीदी ने बोला दैट वाज द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं वो हो गया जो हो गया है, अब है वो मैं आई हूँ नाउ। और और सपोज मतलब क्या है कि सपोज एमएसएमई का इशू किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन्फ्लेशन का इशू किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सब बॉर्डर, पूछे जाते एग्जैक्टली। हैं। तो ट्रम्प है भाई साहब, वो लाते हैं चाइना को, मैं चाइना के लिए वो कर दूंगा, मैं चाइना के लिए ये कर दूंगा। मतलब पूरा वो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन समझाने का ट्राई करता है वैसे। और कमला हैरिस क्या करती है, कमला हैरिस कहती है कि भाई मैं हाउसिंग स्कीम्स बनाऊंगी, मैं एमएसएमई के लिए फ्री गारंटी वाली लोन बांटूंगी, क्रेडिट गारंटी लोन जिस तरीके से इंडिया में बढ़ रहा है वो। सो जो कमला हैरिस की डिबेट थी वो मेनली लोकल इश्यू और लोकल तरीके से किस तरीके से सॉल्व किया जाए जिसको लोग कनेक्ट कर सकते थे, उस तरीके की डिबेट थी। और जो ट्रम्प भाई साहब की डिबेट थी वो ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल वो ये, और उससे अमेरिकन आम जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही। और ये मेन इशू लग रहा है ट्रम्प के बिहाफ में मुझे, कि भाई वो क्यों लोकल इशू को लोकल तरीके से टैकल नहीं करना चाहते और जियोपॉलिटिकल गेम खेलना चाहते हैं। सो मतलब कमला हैरिस ने इस तरीके से पूरा इलेक्शन फ्लिप कर दिया है। और खुशी की बात है कि वो पीएम आवास योजना की बात कर रही है अपने यूएस इलेक्शन में। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ट्रम्प जो कमला को हराने के लिए कर सकता था वो था कि उसका पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि भूलना नहीं है ये कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट है। तो जितना बाइडन का है कि उतना ही उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो जा रहा है, खत्म होने वाला है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉब्लम क्या है, ट्रम्प अपने वो जो रिटोरिकल क्वेश्चंस है कि होता ना, लाइक इमिग्रेंट्स कुत्तों को खा रहे हैं, बिल्लियों को खा रहे हैं, लाइक होता ना, और बॉर्डर पोरस हो गया है, लोग बस बह रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आपको मिडल वोटर को लेकर के आना है अपनी तरफ में, जो अनडिसाइडेड है। जो अनडिसाइडेड वोटर है वो सिर्फ इमिग्रेशन के चक्कर में नहीं आएगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड बोलिए ना अपना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो यूएस कॉर्पोरेशन है वो एक्चुअली बेटर परफॉर्म किया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में। पर बात क्या है, यूएस एक वाइब सेशन, हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था, हम लिंक कर देंगे वीडियो को, कि क्या हो गया वहाँ पे लोकल जो एवरीडे आइटम है उसका जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बोलते हैं जिसको, वो इतना बढ़ गया है ना। तो हर आदमी जब भी सुपर मार्केट जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा सुपर मार्केट ही होता है, मॉल जा रहा है सामान लाने, तो उसको बहुत महंगा लग रहा है सब कुछ। जबकि अगर आप रैशनल टर्म्स में देखें, आपका वेजेस बढ़ेगा तो आपका जो खाने पीने का पदार्थ है उसका भी तो दाम बढ़ेगा। इन्फ्लेशनरी होता है ना, महंगाई तो बढ़ाएगा ही। अगर आप 10 रुपया कमा रहे थे और अब आप 20 रुपया कमा रहे हैं, तो आपका जो सामान है वो जो 15 रुपया का था वो भी तो 17 रुपया का होगा। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ गया आपका, तो सामने वाले का चीज भी तो बढ़ेगा। दूसरा चीज जो है, जो मेरे को पर्सनली लगता है जो बहुत गलत कर रहा है ट्रम्प यहाँ पे, वो ये है कि वो कमला को बॉर्डर वाले बात पे अटका नहीं रखा है। वो बार बार इमिग्रेशन इमिग्रेशन बोल रहा है, बहुत ब्रॉड बेस्ड बातें कर रहा है, लाइक होता ना, और कमला को अटका नहीं रहा है कि तुम्हारा काम था ये करना और तुम क्यों नहीं करी। जो सबसे बड़ा चीज बोला डिबेट में वो ये था कि कमला जब बोली ये चीज ट्रम्प को कि तुम्हारे रैली में लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, ट्रम्प उस चीज को इतना पर्सनली ले लिया, जबकि ट्रम्प को उस बात को छोड़ देना चाहिए था। इतना पर्सनली लेने से क्या हो गया ना, वो बहुत खराब इमेज पोर्ट्रे करता है उसके बारे में कि ही कांट टेक क्रिटिसिज्म। जबकि कमला के बारे में जब भी उसने ये बोला कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन में ये गलती था, तुम बाइडन को सोते हुए से जाके उठाओ, उसको बोलो साइन करेगी, साइन करेगा, बॉर्डर को सील करो, कमला बहुत ऐसे फ्रैंकली और हंसते हुए उसको ली। आपको अपने वोटर बेस को नहीं मनाना है, आपको मिडिल वोटर को मनाना है जो अनडिसाइडेड है। टेक्निक आपको अपनाना होगा जो थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड है। विदेशी भाई साहब क्या राय है आपका इसके ऊपर? बात सही है। पॉइंट यही है कि जो मिडल वोटर्स है, जो स्विंग वोटर्स है, उनको मनाने की बात है। जब आप अपने वोटर्स तो आपको पता ही है कि भाई हमारे जो 40% लोग हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उस तरफ और इस तरफ दोनों बचे हैं सिर्फ 10% लोग जिस जो स्विंग वोटर्स है, और वही डिसाइड करते हैं पूरा इलेक्शन।
अब ना मैं कुछ डेटा शेयर करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये जो डेटा है, ये यहाँ पे क्या है, ये आपको बताएगा कि कौन-कौन से स्टेट्स में आपको इलेक्शन में वोटर आईडी देने का ज़रूरत है और कौन-कौन सी जगह में नहीं है। वोटर आईडी मतलब कोई भी फ़ोटो आईडी, वोटर आईडी मतलब ऐसा कुछ है नहीं, फ़ोटो आईडी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लैरिटी से दिखेगा कि कैलिफोर्निया हो गया आपका, लाइक होता है ना, सिएटल हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये सब जगह में, मिशिगन हो गया, यहाँ पे आपको कोई आईडी का जरूरत ही नहीं है, बॉर्डर एरिया है ये सब। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो लाइक रस्ट बेल्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे अगर आप देखिए फिर भी फोटो आईडी का जरूरत है। सो बेसिकली क्या है मेरा कि जो स्विंग वोट्स है ना, वो वहां पे मेजर गेम बदलने वाला है। उसका रीजन क्या है कि ये सब जो स्विंग वोट्स है, मैं आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को भी हर स्टेट का नाम याद नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ, ऑरिगन हो गया, सिया वॉशिंगटन हो गया, और उसके बाद आपका नवाडा हो गया, न्यू मैक्सिको है, इलिनॉय है, पेंसिल्वेनिया है, ये सब स्विंग वोट है। टेक्सास भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं नीचे एक लिंक कर दूंगा वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो एक वीडियो है, कैसे टेक्सास भी ब्लू बन सकता है। आप सोच सकते हैं टेक्सास को ब्लू बनते हैं, टेक्सास को ब्लू बनने का मतलब समझते हैं आप, गुजरात कांग्रेस को चला गया, कितना बड़ा बात है टेक्सास ब्लू होना समझना। ये अब क्या हो गया, टेक्सास में इतना इन्फ्लो हो गया ना, कैलिफोर्निया, नवाडा, ये सब जगह से जो बेसिकली लिबरल लाइक होता है हॉटस्पॉट से, उससे क्या हो गया, जो उनका जो कैपिटल है डैलस हो गया, लाइक होता है ना ह्यूस्टन हो गया, ये सब जगह डेमोक्रेट शिफ्ट हो गया। लास्ट इलेक्शन में जो भी डैलस का वोटर था, उन लोगों ने ओवरवेलमिंगली बाइडेन को वोट किया था। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां का जो गवर्नर है वो भी बहुत चिंतित है इस विषय को लेके कि बाबू इस बार हम ट्रंप को ले भी आ पाएंगे क्या अपने खुद के गढ़ के अंदर। गढ़ में हरा रहे हैं वो लोग, समझिए आप बात को, गेम पलट दिया उन्होंने एकदम। और यहाँ पे क्या है, जो भी आदमी टेक्सास में आ रहा है ना, वो एक रिच अपर मिडिल क्लास या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जो कैलिफोर्निया से शिफ्ट कर रहा है, या होता है न्यूयॉर्क से आ रहा है, क्योंकि क्या है टेक्सास में टैक्सेशन बहुत लिबरल है। जो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क को छोड़ रहा है टेक्सास आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है ना, डेमोग्राफिक चेंज हो जा रहा है। दूसरा एक चीज है, बेटिंग में आ जाते हैं। बेटिंग में दीदी का क्या हो रहा है, अभी भी लाइकली क्लोज कॉल है मेरे हिसाब से, ये अब धीरे धीरे लाइकली की तरफ आने लग जाएगा कुछ टाइम के अंदर में, क्योंकि मेरे हिसाब से कमला जीतेगी यहाँ से, until and unless there is something so major कि वो ब्लंडर करती है। तो मेरे को पर्सनली लगता है वो ब्लंडर भी करे ना, तो भी वो इतना ब्लंडर नहीं कर सकती कि वो हारेगी यहाँ से, क्योंकि जो डेमोक्रेट का जो मशीनरी है वो अब हारने देगा नहीं इसको। उसका रीजन सिंपल है, जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन वोटर है, जो रिपब्लिकन का जो मशीनरी है वो टूट चुका है। जो मैगा मूवमेंट है वो तभी निकल गया है क्योंकि जो रिपब्लिकन मशीनरी वो टूट गया। जबकि डेमोक्रेट का आप जैसे देखें, आप कौन सा डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं, कौन सा इलेक्शन हुआ है कमला के ऊपर, उन लोगों ने तो खुद का कन्वेंशन भी नहीं रखा, कोई वोट नहीं हुआ, कोई हाथ रेज नहीं हुआ, सामने से हम बोल दिए कि हाँ हम सब कमला को सपोर्ट करते हैं। अरे क्यों भाई, लड़ाते किसी के साथ में। अब वही बात है ना कि सारा रिसोर्स जो ट्रम्प कैंपेन का वो बाइडेन पे वेस्ट कर दिया, अब कमला रेस करी, कमला के लिए तो ट्रम्प ही लाइक होता है ओपोनेंट है, पर ट्रम्प के तो बाइडेन भी ओपोनेंट था, कमला भी ओपोनेंट है, तो वो तो अपना रुपया बर्बाद किया ना। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखिए, ये लाइक होता है ना कि कौन सा लाइक होता है ना स्टेट किसकी तरफ जा रहा है। मेरे हिसाब से जो अभी यहाँ से चेंज हो सकता है, टेक्सास मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में ब्लू नहीं होगा, पर नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा 2028 का, उसमें डेफिनेटली ब्लू हो जाएगा। पर जो पेंसिल्वेनिया है आपका, लाइक होता है ना, और भी बहुत सारा है यहाँ पे जो मेरे को पर्सनली लगता है, वायोमिंग है, वायोमिंग भी लाइक होता है ना रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। तो मेरा पॉइंट क्या है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज है, वहाँ पे आपका लाइक होता है ना, ये सिस्टम नहीं है कि आप अगर स्टेट जीत जाओगे तो आप वो जीत गए, ज्यादा स्टेट जीतने से आप जीतते नहीं, वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या सिस्टम है वो आपको हमारे विदेशी भाई साहब बताएंगे। सॉरी किसका? इलेक्टोरल कॉलेज, कैसे इलेक्टोरल कॉलेज वर्क करता है ना कि बेसिकली आप स्टेट जीत जाओगे उससे नहीं होता है, आपका वोटर परसेंटेज से होता है कि कैसे वोटर परसेंटेज आपका ज्यादा है तभी आप इलेक्शन जीतते हैं हाँ, वहाँ। मतलब ओके, ओके, समझ गया। मतलब इलेक्शन पैटर्न किस तरीके से होती है, इलेक्शन यस, वोटिंग परसेंटेज की या पैटर्न। तो उसमें ये होता है ना कि इसमें ये नहीं है कि नंबर ऑफ एमपीज़, और मतलब हमारे जैसे इंडिया में कैसे होता है कि नंबर ऑफ एमपीज़ जीत गए, तो उस बेस पे फिर पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। उस तरीके से नहीं होता है। यूएस में क्या होता है कि नंबर ऑफ परसेंटेज होता है, और परसेंटेज में भी हर स्टेट का परसेंटेज काउंट होता है। मतलब सपोज़ ये परसेंटेज है, मतलब टेक्सास में उसने 50% से ज़्यादा गेन कर लिया, तो वो रिपब्लिकन का हो गया। उस तरीके से फिर हर परसेंटेज का काउंट होता है। मतलब यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रम्प जीत जाएगा। इसका मतलब हाँ, नंबर ऑफ स्टेट्स जितने से नहीं होता है, टोटल परसेंटेज काउंट होता है, और 50% से ज़्यादा आपको वोट लाना ही होता है, तभी आप जीतते हैं। ये होता है इन लोगों का सिस्टम। सो बेसिकली यही है। अब क्या आते जाते हैं विदेशी भाई साहब के साथ में कि अगर ट्रम्प आता है तो क्या होगा और कमला दीदी आती है तो क्या होगा। तो मैं स्टार्ट देता हूँ थोड़ा यहाँ पे। अगर ट्रम्प आता है तो ट्रम्प हमारा कोई दोस्त नहीं है जी, आप एकदम समझ लीजिए यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे क्लियर रखते हैं बातों को, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है कि ट्रम्प जब था तब ट्रम्प ने इंडिया को बुली किया था, हार्ली डेविडसन का डील किया था, वो बिका नहीं, वो सब डील्स हुआ नहीं, पर वो उसका जो नेगोशिएट करने का तरीका वो बुली करने का है। जो हैरिस या डेमोक्रेट्स का तरीका है ना, वो क्या करेंगे, वो ना हम लोग को बहुत परेशान करेंगे। आपका लाइक होता है ना, लाइक डिप्लोमेटिक चैनल्स हो गया, आपको होता है ना आपके रीजन को डिस्टेबलाइज करेंगे।
उनका नेगोशिएट करने का तरीका बहुत अलग है। वो वीकनेस ढूंढते हैं और वीकनेस ढूंढ के उस पे एकदम हाथ पे एकदम घाव पे हाथ डाल के फिर आपको प्रेस करेंगे। जैसे अभी नेबरहुड में बांग्लादेश देख सकते हैं आप, म्यांमार अनस्टेबल है, पाकिस्तान तो स्टेबल कभी हुआ ही नहीं है, चाइना भी। अब चाइना से उल्टा हम लोग स्टेबिलिटी की धीरे धीरे देख रहे हैं कि हल्का स्टेबल हो रहे हैं लोग चाइना के साथ में। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लास्ट में हल्का से डिस्कस करेंगे, हम अलग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे होता है ना, लाइक हमारे रीजन को डिस्टेबलाइज करेंगे, फिर वो हमको बोलेंगे कि आप हमारा बात सुनिए, हमारा डील करिए, तभी आपका गेम बनेगा, वरना आपको हम परेशान करके रख देंगे। तो दोनों का स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है। विदेशी भाई साहब क्या राय है आपका? इसमें अगर ब्रॉडर गेम देखा जाए तो इंडिया को पता चल गया है कि यूएस इलेक्शन अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है। हमें नहीं पता है कि ट्रम्प जीतेगा कि कमला हैरिस जीतेगी। अब सिचुएशन ये बन गई कि इसलिए इंडिया ने थोड़ा थोड़ा ब्रिक्स की ओर जाने अपना झुकाव शुरू कर दिया है। सेकंड, डोनाल्ड लू करके एक डिप्लोमेट है। डोनाल्ड लू है जो जो एशियन सेक्रेटरी है और बेसिकली साउथ इंडिया और साउथ एशिया का अफेयर संभालता है। सो राहुल गांधी उनसे मिले हैं अभी थोड़ी देर, मतलब जब राहुल गांधी की यूएस विजिट हुई तब, और वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, बांग्लादेश और इंडिया दोनों को विजिट करने वाले हैं। सिचुएशन ये बन रही है कि जो यूएस के डिप्लोमेट्स है वो उमर अब्दुल्ला को मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला तो कोई अभी पद पे है भी नहीं ना, वो एमपी है ना वो, और वो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े नेता है। सो कहने का मतलब है कि इंटरफियर ऑलरेडी होना शुरू हो गया है जैसे जैसे कमला। सो मतलब एक डायलॉग है कि अगर कमल को रहना है तो कमला को हारना होगा, बट वो दिख नहीं रहा है। तो मतलब अगर सही बात है, बट वो दिख नहीं रहा है, तो इंडिया ने थोड़ा झुकाव रशिया की ओर कर दिया है और इंडिया ने चाइना के साथ थोड़ा सा लिबरल होना शुरू कर दिया है। और इसका और शायद इसमें रशिया का बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है, क्योंकि जो यूएसए चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार के नीचे उसको एक इसको टापू मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड मिल जाए जहाँ पे वो अपना मिलिट्री बेस बना पाए। सो उस आइलैंड को सिर्फ इंडिया को खतरा नहीं है, उस आइलैंड को चाइना को सबसे बड़ा खतरा है, और चाइना ये नहीं चाहता है कि ये हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत टाइम से इंडिया क्या कर रहा है, जितने भी एफडीआई प्रपोजल्स आ रहे हैं चाइना से उसको रिजेक्ट कर रहा था, पर अब क्या किया है उन्होंने ये बोला है हम 51% वाला पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उससे हम क्या करेंगे कि जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करिए इंडिया में, बेखौफ होकर करिए, और आपको जो भी इन्वेस्ट करना है ना वो आपको इंडियन पार्टनर के साथ करना होगा। तो बेसिकली उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए शाओमी, वीवो और सब के बाद में ना इंडियन गवर्नमेंट का मन बहुत खट्टा हो गया, वो लोगों ने टैक्स फ्रॉड कर दिया है, वो तो भाग गए, सप्लाई चेन अभी भी चल रहा है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इंडियन पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। आप जैसे जानते होंगे अंबानी भाई साहब जो है हमारे क्यूटू अंबानी भाई साहब, वो शीन को लेके आ रहे हैं, शीन को इंडिया में ला रहे हैं। उससे क्या होगा, 51% जो उसका, वो तो अलग मॉडल में ही लेके आ रहे हैं, वो तो 51% में ला ही नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो लीज ले रहे हैं उनसे, उनका शीन का ब्रांड और ये वो, और वो उनको ना एक रॉयल्टी देंगे और सेल्स का भी एक रॉयल्टी देंगे। वो तो 51% वाला मार्केट शेयर में ला ही नहीं रहे। तो जबकि एमजी हेक्टर हो गया आपका, वो जेएसडब्ल्यू का प्लांट बिठा रहा है, किया जो है वो तो कोरिया है, पर वो भी सेम मॉडल ही है एफडीआई का, 51% इंडिया का प्लेयर होगा, 49% बाहर का प्लेयर होगा, जो बेसिकली पहले होता था प्रोटेक्शनिज्म में। लाइक होता ना, ये जो मोदी एरा में क्या हुआ है ना, हम लोगों ने बहुत लिबरलाइज किया है, और मोदी गवर्नमेंट ने भी समझ लिया कि फॉरेनर के साथ में लिबरलाइज करने का मतलब नहीं बनता, तो ये लोग क्या करें, मिस यूज कर रहे हैं इस चीज को, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इस चक्कर में। तो इट मेक्स मोर सेंस कि इंडियन प्लेयर्स को बड़ा करो। दूसरा चीज जो है, लाइक जो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने क्या किया है, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दिया। ये एक मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसका रीजन क्या है आपको समझाता हूं मैं, कि इंडिया मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, जो भी मशीन यूज करता है इंडिया वो इंपोर्ट करता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कुछ भी हो, लाइक छोटा से छोटा चीज भी हो। प्रॉब्लम क्या है, जब तक वहां से आदमी आके आपको ट्रेनिंग नहीं देगा, तब तक आप मशीनरी इंपोर्ट करके क्या कर लेंगे, आपको ट्रेनिंग लेने की बहुत जरूरत है। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बोला है बात को, कि गडकरी साहब ने भी बोला है और बहुत लोगों ने बोला है कि हमें चाइनीज चाहिए कि वो हमारे लोगों को आके सिखाए, ऑनलाइन नहीं सिखाया जाता है, सामने आके बैठ के सिखाया जाता है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि देखिए दुश्मनी ना ऐसे नहीं होता है, आपको लॉन्ग टर्म भी सोचना है अपने देश के लिए। तो आपको क्या करना है, सामने वाले को अंदर टानना है, जो बेसिकली चाइना ने यूएस के साथ किया था। आज वो आपका समय है, आपको उनको टान के अंदर लाना है, आपको उनको लाना है, उनका सारा कुछ चुरा लेना है और उनको लास्ट में धक्का दे देना है। और वो 10 साल का प्लान है, उनको भी पता है वो आप उनके साथ ये करने वाले हैं। पर बात क्या है ना, उनका एक नेसेसिटी हो गया है ये, वो उनको अब बेचना है, उनका इकोनॉमी का हालत खराब है और उनको आपको बेचना ही पड़ेगा, वो उनका चलेगा ही नहीं उसके बिना। और मेरा वही पॉइंट है, जैसे जयशंकर भाई साहब ने भी होता ना कुछ टाइम पहले ये बात को बोला है कि 75% उनका ठीक हो गया है चाइना के साथ। और लाइक होता ना, और लाइक चाइनीज लोगों ने भी बोला उन्होंने 4 जगह से डीएस्केलेट किया है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि उनको आज हमारा जरूरत है, हमारे पास मार्केट है, उनके पास नहीं है। उनका मार्केट हमने पहले वीडियो में बताया खराब हालत में, उनका एक्सपोर्ट धंधा चल रहा है, उनको किसी को बेचना होगा, यूएस सैंक्शन लगा रहा है, सब सैंक्शन लगा रहे हैं, और इंडिया के साथ उनको पता है इंडिया पागल है, इंडिया को कोई मतलब नहीं है इंडिया का इकोनॉमी खराब हो, उसको नहीं आने देगा। तो अब क्या हो रहा है, डील वाले जगह पे जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड स्पेस टू बी। विदेशी भाई साहब क्या राय है आपका?
सही बात है और इसमें मुझे लगता है रशिया का भी थोड़ा बहुत रोल है क्योंकि ब्रिक्स समिट होने वाली है और जिसमें वो लोग ब्रिक्स करेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हैं, ठीक है? तो इंडिया ने रशिया को बोला होगा कि भई हम आपके साथ हैं, अगर चाइना हमारे साथ जो डीएस्केलेट कर दे सारी जगह से और एक स्मूथ रिलेशन बिल्ड करने का ट्राई करे। सो मुझे लगता है कि रशिया ने चाइना से बात की है और रशिया ने मीडिएट करवाया इस बारे में और इसलिए मतलब वो बयान भी देखना चाहिए कि जो पुतिन ने बोला था। पुतिन ने बोला था कि भाई चाइना, ब्राज़ील और इंडिया ये 3 यूक्रेन और रशिया के बीच में नेगोशिएट करवा सकते हैं। इंडिया और चाइना का नाम एक साथ आया था। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया भी अपनी गेम सारे पत्ते खोल रहा है कि किस तरीके से सिर्फ़ यूएस पे डिपेंडेंट ना रह के वो रशिया के साथ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट करे, जो ट्रम्प की गवर्नमेंट के टाइम हमने नहीं किया था। और एक और बात, पुतिन ने ये बात बोली है कि कमला हैरिस को मैं सपोर्ट करने वाला हूँ इस इलेक्शन में यूएस की। ये पुतिन ने बहुत ही बड़ी गेम खेली है क्योंकि अल्टीमेटली वो तो यही चाहते हैं ना कि वो ट्रम्प जीते। बट वो कमला को सपोर्ट करके 2 मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि अगर कमला भी आ गई तो आई विल ओपन टू टॉक विथ हर। सेकंड, अगर उनके जो ट्रम्प सपोर्टर है उनको ज़्यादा जो स्विंग वोटर्स हैं उनको पुश करना चाहते हैं कि देखो रशिया और कमला एक अच्छे दोस्त है, वो सब। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि लोग अभी देख नहीं रहे हैं। एक तापी बोल के एक होता है ना, नेचुरल गैस का पाइपलाइन का काम ये अफगानिस्तान भी में स्टार्ट हो गया है। लाइक वो कजाकिस्तान, बेसिकली अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। देखिए आप समझिए, अफगानिस्तान इज अ वेरी कैश क्रंच कंट्री, ठीक है, एट दिस मोमेंट तालिबान के अंडर में। और अगर वो लोग इतना इंटरेस्टेड हैं कि पाइपलाइन को बढ़ाने में, कि ट्रांजिट फीस मिलेगा उनको, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, उसके पास उनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मतलब आने वाला टाइम में ना अफगानिस्तान भी इसको देख रहा है कि बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान जो है ना, वो या तो हमारे अंदर आ जाएगा या कुछ और देश बनने वाला है। जो भी देश बनेगा वो, उसको भी उसके भी इंटरेस्ट में रहेगा कि अभी नया नया देश बना है तो वो पाइपलाइन बनाए ताकि ट्रांजिट फीस उस देश को मिले, जो भी देश बने। वो बलूचिस्तान बने, एक अलग देश बने, या जो भी देश बने, मैं उसमें नहीं जा रहा। मेरा कहने का क्या मतलब है ना, अचानक से जो हमारे रीजन में ना एकदम से पाइपलाइन की बातें हो रही हैं, और काफी सारा लाइक होता है ना मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सिग्नल कि होता है ना लाइक कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होता है ना मेजर, क्योंकि देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बिना लाइक होता है ना कोई मेजर डेवलपमेंट के कोई नहीं करता है। कुछ अफगानिस्तान के तालिबान को पता है जो हम लोग को आज नहीं पता है इंडिया में, मतलब मोदी साहब को तो पता ही है, हमें नहीं पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो टर्मोइल है ना, वो एक इरप्ट करने वाला है, कुछ होने वाला है, या कुछ डील मेकिंग वहाँ बन रहा है कि वो कॉरिडोर स्टार्ट कर, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो बेसिकली अमेरिका का एक प्रॉक्सी समझ लीजिए। अमेरिका काफी रुपया भेज रहा है तालिबान को, लाइक होता है ना, तो क्योंकि वो चाहता है कि वो कंट्रोल करे तालिबान को। और क्योंकि पाकिस्तान तो टोटली चाइना के हाथ में चला गया, अब पाकिस्तान को भी टांग के चाइना से लेके आ रहे हैं, लाइक क्योंकि उसको आईएमएफ से रुपया चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस कि कहाँ क्या हो रहा है, लाइक होता ना। लास्ट हम लाइक होता है विदेशी भाई साहब से बोलेंगे कि इस पे क्या राय है उनकी, फिर हम इलेक्शंस पे आ जाएंगे लास्ट 2-4 मिनट, कि इंडिया का इलेक्शंस भी आ रहे हैं, 3 इलेक्शन है, कमल का क्या राय है कमल के ऊपर में। सो ये बात बहुत सही बात तापी की। तापी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लगभग हाँ। 3-4 साल हो गए तब वो इनॉग्रेट किया गया था। फिर उसके बाद काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो गए, जैसे पाकिस्तान में रेजिम चेंज हो गई, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया और और मेन बात ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। तो अब ये रशिया ये चाहता है कि जो इस साइड समुद्र की ज़रूरत ना पड़े और बीच से ही हम एक रास्ता निकालें जहाँ से हम अपनी गैस और ऑयल और वो सब सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो एक ये तापी का मेन जो विज़न था वो ये था। सेकंड चीज़ थी कि इंडिया की इलेक्शन जो आ गए हैं उसके बारे में। इंडिया की इलेक्शन 3 स्टेट में भी मतलब मेन जो होने वाले हैं, एक तो है हमारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर जिनकी डेट्स आ गई है और महाराष्ट्र में भी डेट नहीं आई है, बट कहने का मतलब है कि कल आने वहाँ वाला पे भी इलेक्शन है। होने वाला है। कहने का अब मुझे जो लगता है कि तीनों में हरियाणा को कमल, भाई साहब आप भूल गए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ तीनों में कमल खिलेगा नहीं। हरियाणा बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है हरियाणा क्योंकि 2-3 इश्यू है। एक तो किसान आंदोलन वाला इश्यू है, वो हरियाणा से ही होके गुजरता है। सेकंड जो इश्यू है वो बृजभूषण वाला इश्यू अभी भी है कि जहाँ पे और हमारे रेसलर्स थे उनको कांग्रेस ने टिकट भी दे दी है। थर्ड जो इश्यू मुझे लग रहा है वो है अग्निवीर का, और जो अग्निवीर स्कीम है वो हरियाणा में भी लोग जाते हैं जो गाँव से आते हैं लोग वो। सो कहने का मतलब है कि ये 3 मेन रीज़न है हरियाणा में कमल नहीं खिलेगा। सेकंड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 4-5 साल पहले एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना के ट्राई की थी, जिसमें ये था कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस से हटा के कश्मीर में पूरा गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी लड़ेगी और बीजेपी जम्मू में लड़ेगी और फिर दोनों का गठबंधन शायद हो सकता है। ऐसा कुछ था उनके लॉन्ग टर्म प्लान में, बट मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है। इसका रीज़न ये है कि जैसे ही टिकट्स बँटवारा हुआ और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं बीजेपी में, वो ये कहने लगे कि भई ये सही नहीं है, वो सही नहीं है टिकट्स के बारे में, और मेनली एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। वो एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी जम्मू भाई कश्मीर में। साहब
आपका हाँ, राशिद के ऊपर में क्या है, और इंजीनियर राशिद जो है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, उमर अब्दुल्ला बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है क्योंकि उसके गढ़ के अंदर में जाके उसके वोटर को, ये देखिए क्या है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला या जो फारूक अब्दुल्ला या एनसी का जो पूरा गेम है, या एनसी की पीडीपी भी, उनका पूरा गेम यही है हमेशा से कि वो इस बात पे लड़ते हैं कि हम सबसे ज्यादा कट्टर है, मतलब हम मॉडरेट भी है और हम कट्टर भी हैं एट द सेम टाइम, तो उनसे भी ज्यादा कट्टर राशिद आ गया राशिद और है। राशिद राशिद ने ने भी एक बयान दिया हुआ है ना कि नैरो जो बीजेपी का नैरेटिव है उसको हम खत्म कर देंगे, प्लस उनको बीजेपी की प्रॉक्सी बोला जाता है राइवल्स के द्वारा। सो ये सारी चीज़ें हैं, और बट पेन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये लग रहा है, अभी मुझे डाउट हो रहा है, पर पता नहीं, हो भी सकता है कि महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का फिर से गठबंधन हो सकता है किसी चीज़ के कारणवश, अगर समीकरण उस तरीके के रहे तो, और फिर बट कॉमन मिनिमम एजेंडा पे काम कर सकते हैं वो लोग। आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड अगर कोई भी जीत के आए, लाइक जब मैं ये बोलता हूँ इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी भी, मेरे को लग रहा है कोई विनर नहीं है इसमें, देयर इज टू मच फाइटिंग हियर, लाइक देयर इज नो क्लियर विनर यहाँ पे। दूसरा चीज क्या है, ये दिल्ली वाला मॉडल है गवर्नरशिप का, याद रखिए, लाइक गवर्नर इज द सुप्रीम पावर। आप इलेक्शन, आप कोई सरकार बना लो, बिना गवर्नर के आप कुछ पास नहीं कर पाओगे, जो दिल्ली में हाल हो रखा है, लाइक होगा ना, तो जम्मू कश्मीर में भी सेम सिचुएशन है, लाइक जो आपका पुलिस है और सब कुछ है वो होम के अंदर में आता है, और होम जो है वो गवर्नर के अंदर आता है, लाइक होता है ना, वो लाइक आपके अंडर नहीं आएगा, मतलब स्टेट के अंदर नहीं आएगा। सो बहुत सारे पैराडाइम शिफ्ट है ये इलेक्शन में, मेरे को लगता है अच्छा हमारे को समझ में आएगा लोकल डायनामिक्स क्या है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन है बहुत लंबे समय के बाद में, और आई थिंक एक बहुत ही हार्डली फॉट इलेक्शन है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं लाइक एकदम से, और वोटर टर्नआउट अगर 50% प्लस हो जाता है, दैट वुड बी हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट फॉर कश्मीर एंड जम्मू। मुझे लगता है होगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ है, यस, तो सो विल बी गुड इट्स थिंग। क्रेजी। भाई जी आपका महाराष्ट्र के ऊपर क्या रहा है, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है वहां पे बुरी तरीके से हार रहा है भाई कमल। खिचड़ी बन गई है, समझ ही नहीं आ रहा है महाराष्ट्र में क्या सीन हो रहा है। 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, 1 बीजेपी, पता नहीं क्या चलेगा, एक कांग्रेस तो रह ही गई। सो कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में पूरी खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी कौन खाएगा, किसको, कुछ समझ नहीं है। बट शायद मुझे लगता है कि जो एक इन लोगों ने मेरी लाडली बहना करके जो मामा की जो स्कीम थी, उस स्कीम को महाराष्ट्र में शुरू करा गया है, और बहुत ज़्यादा लाडला भाई भी तो निकाले हैं। लोगों को और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल रहा है। सो अभी भी उसका इलेक्शन भी डेट भी डिक्लेयर नहीं हुए, तो देखना पड़ेगा कि उसका किस तरीके से शेप लेता है। आई कुड जस्ट से वन थिंग कि इतना नेगेटिव हम हो रहे हैं महायुति को लेके, जो बेसिकली बीजेपी वाला फैक्शन है, और बेसिकली मैं एकदम अग्री करता हूँ नेगेटिविटी के साथ में, बट अब ये भी समझना होगा शिवसेना कांग्रेस और जो एनसीपी है, शरद पवार एनसीपी है, उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं है, वहां पे भी सीट शेयरिंग को लेके बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। शिवसेना और कांग्रेस में जो इतना भाईचारा दिख रहा था, जैसे से इलेक्शन पास में आ रहा है, दोनों कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे। और मेरा होल पॉइंट इज कि जो अब उद्धव शिवसेना है जो उस तरफ है, उसका होल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो अब सेक्युलर हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज, वो अब कांग्रेस का वोट में घुस रहा है। वो क्या बोल रहा है, हमको मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान हिंदू भाई भाई, हमारा हिंदुत्व है तो हमारा हिंदुत्व सेक्युलर हिंदुत्व है, वो तुम्हारे को अकोमोडेट कर सकता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कांग्रेस का वोट कट रहा है, तो कांग्रेस बहुत टेंशन में आ गया, बाबू ये हमारे साथ ही काटने आ गए। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट डायनामिक जो उद्धव खेल रहा है वहाँ पे। विदेशी वजह क्या रहा है इसका लास्ट कमेंट आज खत्म कर सकते हैं। सो महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में जो सही रणनीति है तब पता चलेगी, जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा, कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे, किस तरीके से हाँ, गठबंधन हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। शायद उद्धव इस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो विल टेक टाइम फॉर दैट, एंड देखते हैं कि किस तरीके से इसका इक्वेशन सेट होता है। चलिए उसी के साथ आज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे आपसे सून नए वीडियो से। बाय।